हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स में मोड ऑफ एक्शन, जिसको कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या फिर हिंदी में बोलते हैं एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि। तो मोड ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें अलग अलग वैज्ञानिकों या साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरीज जो हैं, मत जो उन्होंने दिए हैं, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली जो थ्योरी हम आज लेंगे वो है जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रणवाद। ये जो जनरल थ्योरी है एंजाइम एक्शन की, इसको सबसे पहले ब्राउन ने 1902 में प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको सही इस तरह से स्पष्ट किया है दो वैज्ञानिक ने, एल माइकेलिस एंड एम एल मेंटन। 1913 में इस थ्योरी को वो स्पष्ट रूप से समझाने में सफल हुए, इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसको कहा जाता है माइकेलिस मेंटन थ्योरी। ये है जनरल थ्योरी एंजाइम एक्शन को, जो बेसिक थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी क्या कहती है कि एंजाइम का मॉलिक्यूल उसके जिस पर उसको क्रिया करनी है वो सबस्ट्रेट के मिलने पर उससे जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले एंजाइम मनचाहे सबस्ट्रेट की उपस्थिति में उससे जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ समय बाद P मतलब प्रोडक्ट में बदल जाता है। जो बनाना है उसको सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा और एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है दूसरी क्रिया करने के लिए। अब ये जो रिएक्शन लिखी है एंजाइम एक्शन की जनरल थ्योरी में, इसमें आप देखिए पहली जो रिएक्शन है उसमें वो रिवर्सिबल दिख रहा है आपको, है ना। इसमें क्या है, K1 है। K1 जो है वो है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने की के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट K1 को बनाया गया है। K2 क्या है, मतलब रिवर्सिबल है रिएक्शन। तो ये ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आगे आगे ही होती जाएगी, कभी कभी पीछे पलट जाती है और वापस एंजाइम से सबस्ट्रेट अलग हो जाता है। तो K2 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनने के बाद फिर से पीछे चले जाना, फिर से टूटकर अलग अलग हो जाना। तो K1 है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ES। K2 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES। तो ये हो गए K1 और K2। उसके बाद अगर रिएक्शन आगे चली जाती है तो यहाँ पर हमने देखा ये इरिवर्सिबल, ये आगे ही होगी, ये पीछे फिर से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं K3। तो K3 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। देखो डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, और डीकम्पोजिशन का मतलब है कि आगे चलकर कुछ नया बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया, P फॉर प्रोडक्ट। तो ये है एक जनरल थ्योरी एंजाइम सबस्ट्रेट की, एंजाइम एक्शन की, सॉरी। तो क्लियर हो गया ये आपको। अब दूसरी जो थ्योरी आई है वो है की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ताला चाबी सिद्धांत। इसको बोलते हैं ताला चाबी सिद्धांत। इसको दिया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है एमिल फिशर। इन्होंने ये सिद्धांत 1898 में प्रस्तुत किया था। और ये थ्योरी ये कहती है कि जिस प्रकार एक पर्टिकुलर ताला एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है, किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खुल जाता, तो एक खास ताले की खास चाबी होती है, उसी प्रकार एंजाइम्स जो है वो खास सबस्ट्रेट पर ही रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि एंजाइम जो होते हैं उसका मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा होता है, काफ़ी जाइंट होता है।
तो ई जो है वो है एक मॉलिक्यूल एंजाइम का बड़ा सा, और ऊपर जो छोटा सा दिख रहा है एस, एस फॉर सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम क्रिया करेगा। तो ये दोनों जब पास आते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे पहले अपन ने थ्योरी में समझा, और ये जो है उसके शेप में फिट हो गया और कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे चलकर प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है किसी दूसरे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए। लेकिन एमिल फिशर की ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि क्या हर बार एंजाइम को अपनी मैचिंग का सबस्ट्रेट अवेलेबल हो ये ज़रूरी है क्या? तो सबस्ट्रेट मस्ट हैव मैचिंग शेप टू फिट। जैसे चाबी उसी ताले की होगी तभी अंदर घुसा सकते हो आप उसको, तो इसी प्रकार से सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में शेप का मैच होना क्या हर बार पॉसिबल है? तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया और ये थ्योरी जो है उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया। अब आती है तीसरी थ्योरी, बहुत इम्पॉर्टेंट। वो कहती है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी मतलब किसी चीज़ को किसी भी वातावरण या परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना, उसको बोलते हैं फिट होना। तो कॉशलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1953, किसी किसी बुक में 63 भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप ईयर को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। तो कॉशलैंड ने 1959 में इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एंजाइम के एक्शन या क्रियाविधि को समझाने के लिए दी थी। ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम का मैक्रोमोलिक्यूल किसी सबस्ट्रेट के पास जब आता है और उसको क्रिया करनी होती है तो वो अपने शेप को सबस्ट्रेट के हिसाब से बदल लेता है। देखो फर्स्ट चित्र में जो दिख रहा है एंजाइम अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, दोनों के शेप में बहुत डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि इनको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कौन शेप चेंज करेगा? एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट या आधार के हिसाब से अपने शेप को बदल लेता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, है ना। और ये जो एंजाइम का मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल है उसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता है, उसका एक पोर्शन सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए अपने शेप को बदलता है। तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये थ्योरी एक्टिव साइट को एक्सप्लेन करती है ना। इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि एंजाइम का एक कोई हिस्सा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट के कुछ 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक्टिव साइट का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि एक्टिव साइट वो रीजन है एंजाइम का जिससे सबस्ट्रेट जुड़ता है और कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर है तो वो जुड़ता है। तो रीजन दैट बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ एनी। प्रोस्थेटिक ग्रुप होना हमेशा जरूरी नहीं है, इफ एनी मतलब अगर है तो ये वो रीज़न है। तो एक्टिव साइट क्या है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल का वो भाग जो आधार से और प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ता है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल एंजाइम। एंजाइम के मॉलिक्यूल का एक बहुत छोटा सा भाग एक्टिव साइट होता है, पूरा का पूरा एंजाइम नहीं होता, तो उसका एक छोटा सा भाग बिहेव करता है एक्टिव साइट के लिए। तो इट इज़ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल एंजाइम। थर्ड, इट इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3, इसमें मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, तो 3D है ये, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एक्टिव साइट। ये इसकी विशेषता हो गई, विशेषता नंबर 3। चौथे पर आए तो सबस्ट्रेट जब भी एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो वो वीक बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। ऐसा नहीं है कि कस के एंजाइम के मॉलिक्यूल में फिट हो गया और फिर अलग ही नहीं हो पा रहा, तो हमारा फिर एंजाइम का एक्शन कैसे होगा और प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो बॉन्ड तो बनते हैं लेकिन वो बॉन्ड कैसे हैं?
वीक बॉन्ड हैं। वीक बॉन्ड मतलब जो आसानी से टूट जाते हैं, और जो सबस्ट्रेट जुड़ा है वो आसानी से डिटैच हो जाता है या अलग हो जाता है। तो इंड्यूस थ्योरी ने हमको क्या दिया? इंड्यूस थ्योरी ने हमको ये दो चीज़ें बताई कि एंजाइम का मॉलिक्यूल अपना शेप चेंज करने की सामर्थ्य रखता है, और वो किसकी वजह से रखता है? एक्टिव साइट की वजह से। एक्टिव साइट क्या है? उसके 4 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अब मैं जो पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ एनी। एनी लिखा है ऊपर, अगर है तो फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं अगर पूछें तो? व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? वाइवा में पूछते हैं। तो देखो, एंजाइम जो है ना वो बने होते हैं बेसिकली प्रोटीन के। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्योर प्रोटीन के बनते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा दूसरा कोई पार्ट भी अटैच होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, जो अदर देन प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब आपसे हम पूछें तो आप आराम से इसको बता पाओगे। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। तो दो तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में है तो उसको एक नाम दिया है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी वर्ड पहले आ चुका है, तो आपको कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में कि अब ये कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर है एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि इनऑर्गेनिक होता है ना। अब ये इसके एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम एंजाइम के साथ ऊपर लिख देते हैं मैग्नीशियम या मैंगनीज या जिंक या कोबाल्ट या कॉपर, कुछ भी हो सकता है। तो कोफैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयंस के रूप में जो क्या करते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक नेचर का जो कंपाउंड है उसको नाम दिया है कोएंजाइम। कोएंजाइम किस रूप में होता है? एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी ट्राइफॉस्फेट। इसी प्रकार से कोएंजाइम ए है, एफएमएन है ना। तो ये जितने भी एनएडीपी है, ये जितने भी है ना, ये सब एंजाइम के साथ रिएक्शन में आपको जगह जगह फिजियोलॉजी में आएंगे। उनको आपको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम इन्हीं की प्रेजेंस में अपनी पूरी क्रियाशीलता दिखा पाते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करने में उनको हेल्प मिलती है। तो आसानी से क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं पौधे में। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ में आ गया होगा। वैसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और मोड ऑफ एक्शन पे तो फुल क्वेश्चन आता ही है। तो एंजाइम एक्शन की डिफरेंट सिद्धांतों को समझाइए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पहले डायग्राम बना दें और फिर एक्सप्लेन करें। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल कर आ रहे हैं, और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।